Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the Union Executive. तो क्या पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में हमको? तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या इनका टेन्योर होता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, टेन्योर कितना होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कब फॉर्म होती है। लास्ट टॉपिक भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट। भाई सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, आईएएस आईपीएस, इनका क्या रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो बेटा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है ना सरकार की, गवर्नमेंट की, वो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए और एनफोर्स करने के लिए। कि भाई कानून को लागू भी यही लोग करेंगे और देखेंगे कि लोग उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले कानूनों को लागू कराएंगे, फिर लोगों से उनका पालन कराएंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू कराना, एनफोर्स करना मतलब पालन कराना। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है सरकार की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एनफोर्स करने के लिए। इट इज़ हेडेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसके हेड कौन होते हैं बेटा, प्रेसिडेंट होते हैं। पर बेटा ये सिर्फ सेरिमोनियल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नाम मात्र के नॉमिनल हेड हैं, क्योंकि एक्चुअल पावर तो किसके हाथों में होती है, एक्चुअल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। आई बात समझ में। चल, तो हमने क्या कहा कि ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है इसके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट कैसे हेड होते हैं, सेरिमोनियल, नॉमिनल। क्यों, क्योंकि एक्चुअल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब बेटा आप लोगों को लग रहा होगा जब प्रेसिडेंट सेरिमोनियल हेड है, नाम मात्र की इसके पास पावर है, फिर ये प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करता होगा, इतनी बड़ी पोस्ट। ये इलेक्ट करेगा क्या प्राइम मिनिस्टर को, ये चुनेगा क्या प्राइम मिनिस्टर को। तो नहीं बेटा, ना तो ये इलेक्ट करते हैं ना सेलेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ शपथ दिलाने का काम करते हैं, अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसको अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, ये अपॉइंट करते हैं लीडर को। किसके लीडर को, मेजॉरिटी पार्टी। किसकी मेजॉरिटी पार्टी, लोकसभा। तो लोकसभा में टोटल 543 सीट्स पे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब इन 543 सीट्स में जो भी पार्टी 272 सीट्स को सिक्योर करा पाएगी, जिसके पास 272 सीट्स आ जाएंगी, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे, या बहुत सोच समझ के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बिल्कुल किसी साइंटिस्ट को या किसी बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर बना दे, ऐसे नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास लोकसभा में जो सीट्स हैं उनमें मेजॉरिटी मिली हो। कितनी सीट्स पे मेजॉरिटी मानी जाती है, 272। कितनी सीट्स पे इलेक्शन होते हैं, 543। और लोकसभा को ही हम क्या कहते हैं बेटा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो आई बात समझ में। देखो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, कहाँ पर, लोकसभा में। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बेटा भाई कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन पाती है ना। अभी जैसे इस साल हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो इस साल की जो हमारी सरकार है ये 5 सालों की, वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो किसकी सरकार है, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या है, एक ग्रुप है, एक अलायंस है जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इस साल की जो सरकार है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। एक पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो 2 3 4 पार्टी इकट्ठी होकर जब सरकार बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इस साल जो सरकार है वो एनडीए की है और बीजेपी को सपोर्ट किया है किसने, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने। जब इन दोनों पार्टीज ने सपोर्ट किया तभी बीजेपी की सरकार बन पाई, क्योंकि बीजेपी के पास 272 सीट्स नहीं थी। कितनी सीट्स आई थी इस साल बीजेपी को,
जो मैं इस साल बोल रही हूँ इसका मतलब है लास्ट लोकसभा इलेक्शन। तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? 2024 में, 2024 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को सिर्फ मिली थी 240 सीट्स। तो क्या ये मेजॉरिटी को टच कर पा रही हैं? बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? 272, है ना। तो इस 272 को टच करने के लिए इन्हें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ी। उसमें दो मेजर प्लेयर थे। इसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद अपनी मर्जी से किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि भैया मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ये चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर ये चाहिए, होम अफेयर्स मिनिस्टर ये चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर अपनी लिस्ट दे देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट उन्हें भी अपॉइंट कर देते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो एक लोअर रंग है, जो बहुत ही पावरफुल ग्रुप होता है हमारी कंट्री का, उसे हेड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। और ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, है ना, आपका रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब किसका पार्ट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। और यही लोग सरकार को चलाते भी हैं और पॉलिसीज़ को भी फॉर्म करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है ना बेटा, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फ्रेमवर्क है उसी के अंदर ऑपरेट करती है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो साथ मिलके काम करते हैं, और बेटा साथ मिलके ही ये लोग जिम्मेदार होते हैं पार्लियामेंट के लिए। इनका गलत डिसीज़न इनको भारी पड़ेगा और पार्लियामेंट में इन्हें जवाब देना पड़ेगा अपने हर डिसीज़न के लिए। तो फिर से ध्यान से सुनो, ये सरकार को चलाते भी हैं, सरकार के लिए पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। तो बेटा की फंक्शंस की अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें आता है पॉलिसी मेकिंग। पहले तो आप पॉलिसी बनाओ, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, डिफेंस को देखो, फॉरेन अफेयर्स को देखो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो, आपके कंट्री में क्योटिक सिचुएशन ना आए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। फॉरेन अफेयर्स, यूएसए के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे, रशिया के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे, किससे क्रूड खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, ये भी यही डिसाइड करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट कौन से होंगे, कितनी फोर्स होगी, ये सब भी डिसाइड करना इनका ही काम है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बेटा हमने पहले ही बात की कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, उनकी ज़्यादा चलती नहीं है। वो जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर ही करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। हमने कहा कि इमरजेंसी लगाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, पर इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी लगाते हैं जब कौन कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। चलो, तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो सेरेमोनियल हेड हैं स्टेट के। यहाँ पर स्टेट का मतलब है बेटा कंट्री से। और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ये कंट्री का, हमारे कंट्री का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रेसिडेंट, सेरेमोनियल हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना कंट्री का, वो इनके नाम पर ही कैरी आउट होता है। जो मेजर ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती हैं वो सब इनके नाम पर ही होती हैं। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया का वो उनके नाम पर ही होता है। बेटा जितने भी डिसीजंस होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो भी अनाउंस प्रेसिडेंट के नेम पर ही होते हैं। तो ध्यान रखो, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो सेरेमोनियल हेड हैं हमारी कंट्री के। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्री, और ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारी कंट्री का। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारी कंट्री का वो इनके नाम पर ही कैरी आउट होता है। जितनी भी फॉरेन ट्रीटीज़ होंगी वो भी इनके नाम पर ही साइन होंगी। गवर्नमेंट के जो डिसीजंस बाहर आएंगे वो भी इनके नाम से ही आएंगे, मतलब जो भी डिक्लेरेशन वगैरह होगा वो इनके नाम पर ही होगा। जो एक्चुअल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप अपनी पावर, अपने फंक्शंस को कैसे एक्सरसाइज करोगे, किसको आप किस पोजीशन के लिए अपॉइंट करोगे, ये डिसाइड हम करेंगे, अपॉइंट आप करोगे। फॉरेन कंट्री के साथ हमें कैसे रिलेशनशिप रखना है, किससे क्रूड खरीदना है,
किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, वो डिसाइड हम करेंगे। ट्रीटी पे साइन आपके होंगे। चलो, अब हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। तो आर्टिकल 58 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि भाई अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। तो आर्टिकल 58 में लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंट। पहला क्राइटेरिया कि भाई आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 35 साल होना चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर है? पहला, आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, आपकी एज कितनी हो, 35 ईयर्स। और आप क्वालिफाइड हो इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है ना, यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें आपको क्राइटेरिया दिया है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा बेटा? जहां आपकी सैलरी, आपका कमीशन, आपके अदर एमिलमेंट जब गवर्नमेंट देती है और आप वहां पर एम्प्लॉय होते हैं तो उसे कहते हैं आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। ठीक है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो आपको पहले रिज़ाइन करना है, फिर ही आप एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ना हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी ना हो, आप किसी यूनियन टेरिटरी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ में आया बेटा? ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था कि करप्शन को रोका जा सके, है ना, ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करें, अनफेयर एडवांटेज ना लें अपनी पोजीशन का। तो आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा अगर आप ऐसी किसी नौकरी में, ऐसी कोई पोस्ट आपने होल्ड करी है जहाँ पर आपको सैलरी देने का काम सरकार कर रही है, तो आपको पहले उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। ठीक है? एमएलए, एमपी बन पाएंगे। चलो, अभी इलेक्शन। तो बेटा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है और इनडायरेक्टली होता है। मींस आपका, मेरा, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा इस इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं होते हैं। हम, तुम, जनरल पब्लिक, हम इलेक्ट नहीं करती है किसको? प्रेसिडेंट को। तो फिर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं बेटा? थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनाया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो बेटा, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखो, आप भले ही लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, आप इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, मतलब अगर आप एमएलए हैं तो भी आप इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। जो इलेक्शन होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। वो कैंडिडेट जो 50% से ज़्यादा टोटल वोट्स लेके आएगा, इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज को आप बोल सकते हो ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एमपी फ्रॉम लोकसभा, एमपी फ्रॉम राज्यसभा, देन एमएलए, एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये सब लोग मिलकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और ये इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। किसके थ्रू? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। अब बेटा, आपकी बुक एक्सप्लेन नहीं कर रही है क्लास 8 में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को, तो हम भी नहीं पढ़ते हैं। मैं एक दो लाइन में आपको सिंपली बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। आपकी समझ आ जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो ठीक है, और नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपकी बुक ने भी सिर्फ टॉपिक दे के छोड़ दिया है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कहाँ किया है। तो आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि जब भी एमपी या एमएलए के लिए इलेक्शन होता है ना बेटा, तो जब 4 कैंडिडेट होते हैं, एक बीजेपी का होता है, एक कांग्रेस का होता है, एक आम आदमी पार्टी का होता है, एक समाजवादी पार्टी का होता है। मुझे बीजेपी पसंद है तो बीजेपी से जो कैंडिडेट होता है मैं उसको चुन लेती हूँ। बस एक को चुनना है। एक व्यक्ति एक ही कैंडिडेट को वोट देता है इन केस ऑफ एमपी एंड एमएलए। पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है बेटा।
ठीक है, वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चलता है। तो आपको इन चारों में से चारों को ही रैंकिंग देनी होती है कि भाई सबसे ज़्यादा आप बीजेपी को पसंद करते हो उसको दे दो, समाजवादी पार्टी को पसंद करते हो उसको दे दो दूसरे नंबर पे, ऐसे होता है। ठीक है, पर एमपी और एमएलए में क्या होता है, मैं वोट देने जाऊँगी तो मैं देखूँगी भाई मेरा ये कैंडिडेट है, ये बीजेपी पार्टी से है, चलो बटन दबाई, वोट चला गया, ख़त्म। पर प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से सुनना। देखो किसका इलेक्शन प्रोसेस समझ रहे हैं अब हम, प्रेसिडेंट का। टोटल वोट्स हम मान लेते हैं 10,000, जीतने के लिए चाहिए 5,000 एक। कैंडिडेट कितने खड़े हुए हैं, ए बी सी डी। जब भी कोई व्यक्ति एमएलए एमपी जो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, एमएलए भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, एमपी भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, वोट देने गए। तो मुझे सी बहुत पसंद था, मैंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, बी थोड़ा कम पसंद था, बी को सेकंड दे दिया, चलो ये दोनों नहीं बने तो ए बन जाए तो भी ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस इसको दिया। और डी को मैंने दिया लास्ट प्रेफरेंस, फोर्थ में चाहती ही नहीं थी कि डी बने, पर वोट मैंने क्योंकि रैंकिंग देनी थी तो मैंने दे दी। अब बेटा इलेक्शन रिजल्ट फाइनल आ गए, सी को मिले हैं 4,000 वोट, ए को मिले हैं 3,000 वोट, बी को मिले हैं 2,000 वोट और ए को मिले हैं सिर्फ 1,000 वोट। हो गया ना, 4 और 3 7 दोनों 10,000 वोट पड़ गए। अब सी इलेक्टेड हो जाना चाहिए, पर बेटा इलेक्शन के लिए मिनिमम वोट कितने चाहिए, 5,000 है, जो सी को मिले ही नहीं है, तो अब क्या करें। तो बेटा इस केस में होता ये है कि जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं ना उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। पर बेटा जिन लोगों ने वोट किया है उनका वोट वेस्ट ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जिन भी बंदों ने फर्स्ट प्रायोरिटी, ये 1,000 लोग थे, इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी थी, डी को, है ना, इनकी फर्स्ट रैंकिंग में डी था, तो सेकंड रैंकिंग भी तो इन्होंने किसी को दी होगी, किसी ने सेकंड रैंक पे ए को रखा होगा, किसी ने सेकंड रैंक पे बी को रखा होगा, किसी ने सी को रखा होगा। तो अब ये 1,000 लोगों ने सेकंड रैंकिंग पे जिसको भी रखा होगा उसको उसके वोट मिल जाएंगे, इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं सबको रैंकिंग देना है, रैंकिंग के बाद सारे वोट काउंट होते हैं, अगर जादुई आंकड़ा टच कर गया तो ठीक, बहुत ज़्यादा वोट उस सी को मिल गए तो भी वो ट्रांसफ़र होंगे, बहुत कम मिले तो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बहुत कम यहाँ पर डी है, अब डी के वोट ट्रांसफ़र होंगे। और बेटा अगर सी को भी 6,000 मिल गए होते ना तो भी ये विजेता नहीं होता, इसके जो 900 एक्स्ट्रा वोट थे ना वो इन लोगों में ट्रांसफ़र हो जाते सेकेंड प्रेफरेंस के बेसिस पे, इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब क्या होगा, बी हो गया एलिमिनेट, इसके 1,000 वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसमें से जो 1,000 लोग थे जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, सेकंड 400 लोगों ने ए को दिया था, 300 लोगों ने बी को दिया था और 300 लोगों ने ही सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था। अब जब हम टोटल कर रहे हैं तो क्या जादुई आंकड़ा टच हो रहा है 5,000 का, नहीं, यहाँ हो रहे हैं 4,300, यहाँ हो रहे हैं 2,300, यहाँ हो रहे हैं 3,400। अब सबसे कम किसके पास है, बी के पास है, तो बी अब एलिमिनेट हो जाएगा। ये 2,000 जो लोग थे जिन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, किसी को तो सेकंड दिया होगा, अब वो सेकंड ऐसे ही ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक 5,000 तक हम नहीं पहुंच पाते। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस पूरे पार्ट को कितने मिनट, 4 मिनट है, स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब यही है कि जो सेकेंड प्रेफरेंस था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, आए समझ में तो ठीक है, और नहीं तो रहने देना है इसको, 4 मिनट का वीडियो स्किप कर देना है। टेन्योर ऑफ ऑफिस, तो बेटा जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 ईयर का ही होता है, ठीक है। और कई बार जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोबारा भी चुन लिए जाते हैं, री इलेक्ट भी हो जाते हैं अनदर टर्म के लिए। क्लियर है, एक टर्म तो 5 साल का होगा, 5 साल बाद फिर आप इलेक्शन प्रोसेस में आओ, चुने गए तो ठीक है, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से, किसको एड्रेस करते हो, वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं तो किसको लेटर दे के जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने टर्म को प्री मैच्योरली भी एंड कर सकते हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ और एनी अदर प्रॉब्लम, इनका जो टर्म है वो प्री मैच्योरली भी एंड हो जाता है। कई बार भाई उनमें कैपेसिटी नहीं है, कई बार डेथ हो गई तो टर्म पहले ख़त्म हो जाएगा।
जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इम्पीच भी कर सकते हैं, उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है अगर ऐसा लगे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो रन नहीं कर रहे थे चीज़ों को, कुछ ऐसा कर देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, तो उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। एक प्रोसेस इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, ये किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, जो भी चार्ज हम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में लगाते हैं उसे साइन किया जाएगा 1/4 मेंबर द्वारा। 1/4 मेंबर जब तक साइन नहीं करेंगे, जो भी हाउस होगा उस हाउस के जो टोटल मेंबर होंगे उसके 1/4 साइन करेंगे, तभी ये प्रोसेस इनिशिएट हो पाएगा। ठीक है, अब जब 1/4 लोगों ने साइन कर दिया, ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया, आपने चार्जेस लगा दिए प्रेसिडेंट के ऊपर। अब आपने तो चार्जेस लगाए, हमें इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन करती है कि स्पेशल कमेटी। ठीक है, ये कमेटी अगर ये फाइंड आउट कर लेती है कि प्रेसिडेंट सच में गलत हैं, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो सही साबित होते हैं, तो मोशन इम्पीचमेंट का किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। फिर ये मोशन पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 लोग हाँ बोल दें। 2/3 मतलब 66.66% क्या बोलें, हाँ, तो ये मोशन पास हो जाएगा। जब दोनों हाउसेस से ये मोशन पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा, उससे उसका ऑफिस ले लिया जाएगा और फिर वो कोई काम एज प्रेसिडेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये रिजोल्यूशन पास हुआ, प्रेसिडेंट फिर वापस अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। हो तो फाइनली पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप इनिशिएट कर रहे हो ना कि हमें लगता है प्रेसिडेंट गलत है, तो उनके ऊपर चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन तभी ही चालू हो पाएगा जो 25% लोग साइन करके देंगे। ठीक है, 25% लोगों ने साइन कर दिया, कमेटी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया और ये चार्जेस अब लोकसभा राज्यसभा में बताए गए। जब लोकसभा राज्यसभा में इन चार्जेस को बताया जाएगा कि भाई हमारी कमेटी बोलती है इन्होंने गलत किया है, तब भी 66.66% से वो पास होना चाहिए येस में कि हाँ भाई प्रेसिडेंट गलत है, तभी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। 2/3। नाउ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स को। जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं बेटा वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और बार बार कह रही हूँ यहाँ पर स्टेट का मतलब किससे है, कंट्री से है। ठीक है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट बोले तो यहाँ पर मतलब होता है कंट्री। चलो, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसको बनाते हैं, जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिली हो, उनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ये अपॉइंट करते हैं पर खुद से नहीं, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। फिर ये अपॉइंट करते हैं डिफरेंट स्टेट के गवर्नर्स को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आएगा कि भाई प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, है ना, ऑडिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल को, प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ना, IAS IPS की, UPSC, उसके मेंबर्स को भी कौन ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। और ऐसे ही दूसरे डिग्निटरीज को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का ही होता है। ये आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड्स एयर फोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखना पड़ता है वो सारे डिसीजंस के रिगार्ड्स में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं। ऐसा नहीं होता कि ये नॉमिनल हेड हैं तो इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी बेटा। ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो प्रेसिडेंट को बताएं वो सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं। डिस्कस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बुला सकते हैं और रोक सकते हैं पार्लियामेंट के सेशंस को। लोकसभा राज्यसभा को कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। समन करना मतलब कॉल करना, प्रोरोग मतलब रोकना, रोक भी सकते हैं। ये ही डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व करने का राइट भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है।
जो जॉइंट सेशन होता है ना पार्लियामेंट का बेटा, जहाँ लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठती है, उसे भी एड्रेस कौन ही करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ही और शी क्यों लिखा है आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। कोई बिल बेटा पार्लियामेंट से पास हो भी जाए, दोनों हाउसेस से पास भी हो जाए, तब भी वो लॉ नहीं बनेगा। कब तक? जब प्रेसिडेंट अपना असेंट ना दे दें। प्रेसिडेंट जब तक अपने सिग्नेचर नहीं कर देंगे, एसेंट नहीं दे देंगे, तब तक कोई बिल लॉ नहीं बनेगा। देखो, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वो लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में भी पास हो गया, पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनके लोकसभा राज्यसभा से पास होने का, जब तक प्रेसिडेंट उस पर क्या ना कर दे, साइन ना कर दे। तो बेटा कोई बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ हो, उसे लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की साइन की ज़रूरत तो होती ही है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस को ही हम बोलते हैं टेम्पररी लॉ। अब देखो, लोकसभा भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा भी सेशन में नहीं है, और कोई कानून मुझे लाना ही है, बहुत ज़रूरी है, इमीडिएटली ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देंगे जब लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तब, है ना। पर ये ऑर्डिनेंस को विद इन अ 6 वीक ऑफ फ्री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। बेटा पार्लियामेंट की बैठक होने लग गई, तो इन बैठकों में 6 हफ्ते के अंदर इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, नहीं तो ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो ये रद्द हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो। देखो, अभी पार्लियामेंट की बैठक नहीं हो रही है, लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया एक ऑर्डिनेंस। अब जैसे ही वो ऑर्डिनेंस पास हुआ, वो कब तक लागू रहेगा, कब तक उस पर काम होता रहेगा? जब तक री असेंबली ना हो। किसकी री असेंबली ना हो? पार्लियामेंट की। एक बार पार्लियामेंट की बैठक होने लगी तो विद इन अ 6 वीक इसको पास होना जरूरी है। विद इन अ 6 वीक ये पास नहीं हुआ तो ये रद्द हो जाएगा, फिर वो ऑर्डिनेंस किसी काम का नहीं रहेगा। तो होप ऑर्डिनेंस आपको क्लियर होगा। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करते हैं जब पार्लियामेंट नहीं होती है सेशन में, फिर जैसी पार्लियामेंट सेशन में आएगी 6 वीक में उसे उसको पास करना पड़ेगा, तो उस ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू होगी, नहीं तो वो वैल्यू लेस हो जाएगा। हमारे प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा के लिए, और ये अब नहीं होता है। पहले बेटा हमारे लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस को हम नॉमिनेट करते थे, है ना। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते थे, पर अब ये नहीं है, तो ये वाला तो इनवैलिड हो गया, ठीक है, ये है ही नहीं। क्योंकि तो राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करना, ऑर्डिनेंस इशू करना, किसी बिल को लॉ बनाने के लिए उस पर साइन करना, प्रेसिडेंट की एडवाइस पे लोकसभा को डिसॉल्व करना, लोकसभा राज्यसभा को कॉल करना, प्रोरोग करना, ये सब किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो 2 सीट्स होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, ये हमने कब ख़त्म की? तो ये हमने ख़त्म की है जनवरी 2020 में। 2020 में हमने एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीट्स हम रिजर्व करते थे वो हमने बंद कर दिया है, ठीक है। चलो, अब हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई क्राइसिस ना आए, इसलिए हमने कुछ फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट को भी दे रखी है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवांस दे सकते हैं किसी भी स्टेट को, किससे? इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्टिजेंसी फंड में से कुछ पार्ट एज एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। भाई कभी कभी ज़रूरत होती है, पैसा नहीं होता है, और आपने ये जो कॉन्टिजेंसी फंड बनाया है ये ऐसे बुरे समय के लिए तो बनाया है, कोई कॉन्टिजेंट पीरियड आ जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, इसके लिए हमने एक फ़ंड बनाया है जिसका नाम है कॉन्टिजेंसी फंड। तो इस कॉन्टिजेंसी फंड से एडवांस दे सकते हैं प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। कब? अनफॉर्सिन इवेंट के केस में। जो मनी बिल्स होते हैं ना बेटा, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना। जिसके प्रायर अप्रूवल पे? प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल पे। प्रेसिडेंट जब अप्रूवल देते हैं तभी सारे मनी बिल्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो पहली पावर, कंटिजेंसी फंड को अलॉट कर सकते हैं, उसके लिए एडवांस दे सकते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा, मनी बिल इनके अप्रूवल के बिना आ ही नहीं सकता, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। जो बजट होता है वो भी प्रेजेंट करते ज़रूर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, पर ये किसके नाम पर ही होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनो, बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, पर ये किसके नाम पर ही होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है।
प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं, रीअलोकेट कर सकते हैं फंड्स को सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे सिचुएशन डिमांड करती है उस डिमांड के हिसाब से प्रेसिडेंट फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और ये सब क्यों किया है? किस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो, इसे इंश्योर कराने के लिए हमने कुछ फाइनेंशियल पावर किसको दिए हैं? हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलो। एंड कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्जेंट एंड एमरजेंट नीड्स एज दे अराइज। और बेटा ये कॉन्टिजेंसी फंड वाले मैटर को जब आप देखते हो तो आपके समझ में आता है कि ये पावर स्पेसिफिकली हमने प्रेसिडेंट को क्यों दी है कि भाई प्रेसिडेंट को पता चलता है कि कौन सी नीड अर्जेंट है, कौन सी एमरजेंट है, इसके हिसाब से फंड एलोकेट करना चाहिए तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। बेटा आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम इसके बाद वाले चैप्टर के पोर्शन को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।